चलिए जी, गुड इवनिंग। और हमारा जो LRAB का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस चलता हुआ मॉड्यूल डी में अब हम यूनिट नंबर 61 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। कोई मुझे बताए, प्रोस्पेक्टस वर्ड हमने कौन से चैप्टर में सुना था? आईपीओ शेयर इक्विटी। आईपीओ में। ठीक है, स्टार्टिंग आईपीओ में हमने प्रोस्पेक्टस सुना था। ठीक है, अब ये कंपनी के हिसाब से प्रोस्पेक्टस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी एक्ट में डिफाइंस अ प्रोस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स। मींस इसने बोला हुआ कि कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब्ड है और प्रोस्पेक्टस की तरह इश्यू किया गया है, जिसमें रेड हेरिंग RHP बोलते हैं ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट भी शामिल है। और उसका पर्पज क्या होता है? एक तरह से वो नोटिस होता है, या वो एक सर्कुलर होता है, या वो एक एडवर्टीजमेंट होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है ऑफर from the public for subscription or purchase of any security of the body corporate means पब्लिक से मनी को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी नाम दिया गया। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो पहली बार सुने। ठीक है, तो या RHP प्रोस्पेक्ट्स या सिंपल प्रोस्पेक्ट्स, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को जिसमें हम पब्लिक से सब्सक्राइब कराते हैं कि भैया, ऑफर सब्सक्राइब कराते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी को ले लो। ठीक है, और जो RHP का मीन्स है, अभी दोनों मीन्स आ जाएंगे। अ प्रोस्पेक्ट विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस। मीन्स जब हम वहां पर पढ़ते थे तो हम कहते थे RHP क्या होता है? RHP जहां पर अमाउंट, नंबर और टोटल कैपिटल में से एक भी चीज गायब है, एक भी इंफॉर्मेशन अगर गायब है प्रोस्पेक्टस में, तो उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसको हम यहां डेफिनेशन में कह रहे हैं कि विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस। मीन्स कोई भी चीज उसमें इंक्लूड नहीं है, छुपा मतलब बताई नहीं गई, छुपा नहीं, बताई नहीं गई है, तो उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब बोलता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ? इन विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिन are issued for subscription in one or more issue over a certain period without the issue of a further prospect। means एक ही प्रोस्पेक्टस में जो सब्सक्रिप्शन करना है सिक्योरिटीज का, वो दो इश्यू में आता है। यानी एक ही प्रोस्पेक्टस में दो इश्यू की डिटेल होती है और उसमें लिखा रहता है कि ये इतने दिनों के अंदर, ओवर ए सर्टेन पीरियड विदाउट द इश्यू ऑफ फर्दर, उसी प्रोस्पेक्टस से अगली सब्सक्रिप्शन भी ले ली जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये ऐसा वर्ड है जो क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं गारंटी कहता हूं 95% लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना होगा, और जिसने सुना है वो यस करिए। नो। नहीं सुना सर। नहीं, मैंने कहा जिसने सुना वो यस करिए। चलिए, यूट्यूब में वीडियो नहीं आ रहा क्या?
नो सर, नहीं आ रहा है। तो मेरी स्क्रीन गड़बड़ हो गई थी, वो रिफ्रेश कर ली। ठीक है, चलो। तो हम बता दें सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि एक ही प्रोस्पेक्टस से अमाउंट, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रोस्पेक्टस हम जारी कर रहे हैं और इससे हम 2 बार पैसा लेंगे, 6 महीने के अंदर 2 बार मांगे। एक उन्होंने आज मांग लिया, एक उन्होंने कुछ समय बाद। तो 1 और मोर है, 2 बार की जगह मोर लिखा हुआ, 5 बार भी हो सकता है, लेकिन वो कहेंगे कोई टाइम होगा हमारा। ठीक है, hence put in a plain word, prospectus mean a document by which company solicit fund चाहती है the public for its capital either way of security or of deposit। ठीक है, सिक्योरिटी जारी करे या डिपॉजिट ले ले आपसे। इट इज वेरी क्लियर दैट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस टू रेज फंड फ्रॉम द, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी तो इसका मतलब पब्लिक से मांगेगी, और पब्लिक के लिए ना मांगने के लिए उन्होंने प्राइवेट बना रखी है। इट इज प्रोविडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। It is necessary the public companies who issue the prospectus. In the following cases, even though share are offered to public, issue of prospectus किस कंडीशन में prospectus की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सुन लीजिएगा। When a person is invited to enter into an underwriting agreement, arrangement to purchase, subscribe the shares, means अंडर राइटिंग एग्रीमेंट वो होता है, मैंने बताया था कि जिसमें वो पूरा शेयर ले लेती है खुद, और उसके बाद पब्लिक को ऑफर करती है। जितने शेयर पब्लिक ले ले ठीक है, जितने नहीं लेती वो उसे खुद लेने पड़ते हैं। ठीक है, व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड ओनली टू द एग्जिस्टिंग, जब हम केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दे रहे हैं तो भी बिना प्रोस्पेक्टस के काम चल सकता है। When the shares or debenture offered are in respects uniform with the shares or debentures previously issued and listed on a recognized, अभी कब उसने कहा यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिवेंचर प्रीवियसली इशूड, कि वो सब कुछ जैसा पहले था बिल्कुल उसी तरह का होने वाला है, एंड लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और वो पहले से लिस्टेड है कंपनी। तो कोई कंपनी अगर पहले से शेयर अगर पहले से लिस्टेड है और वो बिल्कुल वैसे ही शेयर ला रही है जैसे पहले लाई थी, तो उस कंडीशन में भी प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे लगता है ये रखा होगा कि कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी ना करे कौन से केस में, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो पहला है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, दूसरा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तीसरा है कि बिल्कुल सेम उसी तरह का शेयर करे, और चौथा अगर मैं अपनी तरफ से इसको एमसीक्यू बनाता तो मैं ये लिख देता when company is trying to
इशू RHP, ये डाल देता, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है। कंप्लायंस विद रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या जरूरी कंप्लायंस है, तो उसने कहा टाइम ऑफ यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो उसने कहा है कि कब आप कर सकते हैं, कैन बी इशूड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जब रजिस्टर्ड हो जाए। कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टर सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। ठीक है। डेट ऑफ ऑब्लिगेशन, that a prospectus must be dated and this ensure a prima facie evidence of the date of publication. Signature of every director on prospectus होते हैं, उसमें सबके साइन होंगे। Application form with a prospectus, every application form for shares must be accompanied by a copy of prospectus except for the application form issued underwriter or existing shareholder or debenture holder। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर के केस में या अंडरराइटर केस में उसने पहले ही मना कर दिया कि प्रोस्पेक्टस आता ही नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट इन प्रोस्पेक्टस, इसको समझ लीजिएगा। अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, कभी कभी क्या होता है कि एक्सपर्ट ने बनाया, जो स्टेटमेंट है किसी एक्सपर्ट ने बनाया हुआ जो प्रोस्पेक्टस है, कैन नॉट बी इशूड अनलेस ही हैज गिवन इन हैज हिज रिटन कंसेंट टू द इश्यू देयर ऑफ, ही हैज नॉट विदड्रॉन सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब यह ही कह रहा है कि बना तो दिया किसी ने, अब उसको इश्यू करने के लिए एक बार उससे क्या लेनी पड़ेगी, उसकी रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है वो अपनी कंसेंट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बनाना अलग है और कंसेंट देना अलग है। एंड ए स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन एंड हैज नॉट विदड्रॉन हिज कंसेंट अपोजिट अपीयर, कि मींस उसने स्टेटमेंट दिया है और उसने विड्रॉल नहीं किया है। द एक्सपर्ट मस्ट नॉट बी एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और द मैनेजमेंट ऑफ द, और जो भी एक्सपर्ट होता है वो कंपनी का पार्ट नहीं होता है। जो भी एक्सपर्ट हम लोग लेते हैं प्रोस्पेक्टस बनाने में, वो एंगेज नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है प्रमोशन में या उसके मैनेजमेंट में उस कंपनी के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट जिसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ए प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग ए स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, तो वो जो है कैन नॉट बी इशूड अनलेस, उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं कर सकते जब तक कि आप उस एक्सपर्ट की क्या ना ले लें, रिटन कंसेंट। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने उसने वो है विड्रॉ कर ली हो अपनी कंसेंट, ठीक है, तो उससे कंसेंट लेनी जरूरी होती है। और वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट उस कंपनी में एंगेज और इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए उसके प्रमोशन और मैनेजमेंट में। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट, अब प्रोस्पेक्टस तो आ गया, तो इसने क्या बोला हुआ कि ROC में रजिस्ट्रेशन के लिए करें, ठीक है, विच आर स्टिपुलेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। द कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन, मीन्स वो ये कह रहे हैं कि कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन। तो उसमें बोला हुआ है कि कंपनी एक्ट में कोई भी प्रोस्पेक्टस होगा उसको इश्यू करने से पहले ROC में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में पहला पॉइंट तो होगा कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट एक डॉक्यूमेंट है, और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, किस चीज का, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन, कौन कौन इसे मैनेज करेंगे और इनको अपॉइंटमेंट कैसे होगा। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में आपने कोई गलती दे दी और उसकी रेमेडी क्या है, तो ये बोलता है ए पर्सन हु हैज इंक्लूडेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑन द फेथ ऑफ स्टेटमेंट in a prospectus
विच इज अनट्रू हैज अ टू फोल्ड रेमेडी। तो उसने कहा कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया, उसके दो तरीके हैं। एक तो है रेमेडी अगेंस्ट कंपनी, दूसरा है रेमेडी अगेंस्ट द प्रोमोटर्स एंड एक्सपर्ट्स who were responsible for the issue of the problem. The liability can be civil or criminal. Means अगर उसने जिसने ये बनाया है उसने कोई मिस स्टेटमेंट दे दिया है तो उसकी क्या रेमेडी है। तो उसने बोला रेमेडी अगेंस्ट कंपनी, जिस कंपनी ने बनाया है, और रेमेडी अगेंस्ट द प्रोमोटर्स एंड एक्सपर्ट्स, जिसने जो जिम्मेदार हैं उस चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें बोला हुआ। और जो ये जिम्मेदारी होती है उसमें आप सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल लाइबिलिटी में क्या है, क्रिमिनल में क्या है। सिविल लाइबिलिटी, इफ देयर आर अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट और ओमिशन इन प्रोस्पेक्ट विच हैड इंड्यूस्ड एनी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बाई शेयर्स और डिवेंचर स्पेशली, द पर्सन हैज टू फोल्ड रेमेडी। पहला बोला रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या करे, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, रद्द कर दे, मीन्स कैंसिल कर दे। दूसरा, अपने क्लेम को डैमेज करे, जो अपने डैमेज को क्लेम करे, क्लेम डैमेजेस फॉर द कंपनी वेदर द स्टेटमेंट इज फ्रॉडुलेंट वन और इनोसेंट, कि वो जानबूझ के किया गया या गलती से हो गया। ठीक है, चाहे वो गलती से हुआ या जानबूझ के, अगर गलत है तो उसमें डैमेज कंपनी से जो भी नुकसान हुआ। तो रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी का मतलब है कि आप कंपनी से क्या मदद ले सकते हैं। रेमेडीज अगेंस्ट द प्रोमोटर और एक्सपर्ट हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ सूट और डैमेज। तो कंपनी की जो गलतियां हैं तो उसमें पहली बात तो आप उसे रद्द कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, और अपना जो भी डैमेज होगा उसको क्लेम कर लेंगे। और अगर दूसरा बोला है कि अगर वो प्रोमोटर और एक्सपोर्टर की गलती है तब उसमें प्रोमोटर और एक्सपर्ट की गलती है तब a suit or damage can be filed for misstatement in the prospectus against the promoter and the expert who are responsible for the। ठीक है, तो ये तो है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करता है, इट इज रिक्वायर्ड दैट सर्टेन मैटर्स एंड रिपोर्ट्स must be stated in the prospectus. Failure to do so will render a director or any other person responsible for the issue of such prospectus to be punished with fine। Means अगर क्रिमिनल में होगा तो क्रिमिनल में क्या होता है, वो कहता है उसको पनिश होगा उस डायरेक्टर को, ठीक है, और या कोई भी अदर पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो पनिश्ड विद फाइन, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। सेक्शन 34, prospect contain an untrue statement, every person who is responsible for untrue statement, the prospect shall be punishable with a fine or imprisonment or with both। या तो फाइन होगा या imprisonment होगा या both होगा। ठीक है, मोटी मोटी बात है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस जब भी कंपनी को पब्लिक के पास जाके पैसा लेना होता है तो उस कंडीशन में वो क्या जारी करती है, प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ठीक है, और आप लोग किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात। सब ध्यान से सुन रहे हैं सर। समझ में आया बहरहाल? जी सर। यस सर। द प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंसंट्रेट होके सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कितने प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो उसने बोला कि एक सिंपल होता है, एक आरएचपी होता है और एक सेल्फ। ठीक है, हाँ, सेल्फ वाले में क्या होता है, सेल्फ वाले में ये होता है कि एक प्रोस्पेक्टस से ही 2 बार इशू आता है या 2 से ज्यादा बार भी इशू आता है, लेकिन उसमें टाइम फिक्स होता है, 9 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 5 बार, 2 बार, 3 बार आएगा। ठीक है, और जो आरएचपी होता है उसमें कोई एक डिटेल डिस्क्लोज नहीं होती है, या टोटल नंबर या अमाउंट या शेयर के प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो जाए
तो उसको उसके खिलाफ क्या रेमेडी है, आप कंपनी के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं और उस एक्सपर्ट के खिलाफ भी ले सकते हैं जिसने बनाया है। कंपनी से आप लेंगे तो कंपनी से तो हर्जाना खर्चाना लेंगे और उस आदमी के खिलाफ क्या करेंगे, जेल जाने की केस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले जितने भी बैचेज होते थे मैं एक हफ्ते में पूरा लीगल कराता था। इस बार हमारे को तसल्ली क्या मिली है कि एग्जाम वो बार बार सरकते सरकते हुआ ना, तो कुछ टॉपिक पहले हो गए थे। उस दिन थर्ड पेपर जब कैंसिल नहीं हुआ था ना, तो संडे से लेके चालू हो गया था हमारा, लेकिन वेडनेसडे को उन्होंने बोला कि एग्जाम नहीं होगा। चलिए, अब डायरेक्टर, कल अभी जो शाम 7:30-8 बजे वाली क्लास हुई थी, तो डायरेक्टरों पे कुछ बात हो रही थी। चलिए चलते हैं डायरेक्टर के टूर पे। डायरेक्टर के टूर पे कंपनी की शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर दूर दूर फैले होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर बदलते रहते हैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली, और कंपनी को कुछ एंट्रस्टेड विद प्रोफेशनल बॉडी की जरूरत होती है जो कंपनी को चला हुआ है। शेयर होल्डर तो सो रहा है, जाग रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज दस बाइफरगेटेड। मीन्स ओनरशिप किसके पास है, बोलो, शेयर होल्डर की। और मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास। डायरेक्ट। The board of director control day-to-day working and management of the company as well long-term strategic planning. No body corporate association or firm can be appointed as director of the company. Means ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर कौन हो सकता है? उसने कहा कॉर्पोरेट, उसने कहा एसोसिएशन, उसने कहा फर्म, और चौथा पॉइंट उसमें दे दिया, क्या दे सकता है उसमें? इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड। द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या क्या चीजें? मिनिमम नंबर, अब देखो अपना वो सब रिफ्रेश कर लो जो आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, जो भी सब आपने पहले पढ़ा था अब रिफ्रेश कर लो। मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर इन ओपीसी। कोई डाउट किसी को? मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये पार्टनर के बारे में बात नहीं हो रही, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये डायरेक्टर के बारे में। मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो एक तो रिजोल्यूशन होता है, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और classes of companies are may be subscribed shall have at least 1 woman director। ठीक है, तो उसने बोला हुआ है कि जितने भी डायरेक्टर होंगे उसमें shall have at least 1, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर। एवरी कंपनी shall have at least 1 डायरेक्टर who has stayed, एक आदमी इंडिया का चाहिए उसे। ठीक है, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ और लेस देन 182। क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो वो
एनआरआई हो जाएगा। एनआरआई की डेफिनेशन में कैलेंडर होता है, ठीक है। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट है। पब्लिक कंपनी में 1/3 आपके इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 1/3 तो होंगे, लेकिन नंबर की बात हो रही है। नंबर जैसे मान लिया कि 20 डायरेक्टर हैं, या हम इसको 21 लिखते हैं। 21 का 1/3 7 हो गया, ठीक है। तो अगर उसने कंपनी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 21 डायरेक्टर का होगा, तो 7 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्लास ऑफ द पब्लिक कंपनी, ठीक है। यहाँ देखो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least 1/3 total number of director as independent director, and the central government may prescribe the minimum number of independent director in case of any class or class of, मतलब किसी भी तरह की कंपनी हो तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमम डायरेक्टर की संख्या निर्धारित कर सकती है, ठीक। अब देखो, द मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड 1 लाख, ये चीज तो हट गई थी ना। हाँ, एक तो ये किताब वालों की महिमा इतनी अपरंपार है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, पढ़ो। Amended to further. मैंने कहा हैज बीन डन अवे विद, मीन्स कहानी अब ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। फर्दर मीन्स ये वाली बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी शेयर ऑफ कैपिटल के लिए अब बिल्कुल बातें खत्म हो गई। इट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। फर्दर इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, ठीक है। ये जो है कंपनी में जो एमिनेंट है, अब वो है प्राइवेट वाले में शायद है ना। राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर limits the number of member to 200। सर इतने ये किसके लिए मेंशन तो बोला किया हुआ? नहीं। ये प्राइवेट के लिए है, ये कुछ लिखना रहेगा होगा। ये दोनों बातें जो है किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they sell for the purpose of the BT। ये पहले भी आया था। ये अगर जॉइंट होल्डर है, शेयर में ना जॉइंट होल्डर है, तो हर आदमी को एक माना जाएगा। मीन्स अगर कोई जॉइंटली एक शेयर किसी ने लिया हुआ है, उस कंडीशन में कितने मेंबर हो सकते हैं? बोलो। वन सिंगल 2 हो सकते हैं। अगर जॉइंट लिया हुआ है ना किसी ने शेयर, अगर 2 लोगों ने लिया हुआ है तो 2 हो सकते हैं। और ये भी बोल रहा है where 2 or more person hold 1 or more shares in company jointly। जॉइंटली जब होते हैं तो हर आदमी को अलग माना जाता है। वहां पे अमाउंट तो वो जॉइंट रहेगा, लेकिन काउंटिंग में वो मेंबर 2 माने जाते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इसको मानेंगे मेंबर? बोलो। नो नहीं मानते। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड shall not be included in the number of member। ऐसा कोई भी आदमी जो आज भी एम्प्लॉय है या पहले भी कभी क्या रहा था, एम्प्लॉयमेंट रहा था, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद वो मेंबर बन गया, उसको भी मेंबर नहीं मान रहे। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। और ये prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। अगर
अगर वो कंपनी पब्लिक को क्या करती है, प्रोहिबिट करती है सब्सक्राइब करने के लिए, तो भी वो मेंबर नहीं होगा। इस लाइन का मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप बताओ तो कोई। सर कोई भी सिक्योरिटी खरीदने का जो इनविटेशन है वैसा उसको रोकती है, इस तरह इसका का कोई मतलब सर ये या तो पब्लिक के लिए तो नहीं बता रहा, पब्लिक को वो प्राइवेट के लिए। अभी तो सर प्राइवेट ही चल रहा है ऊपर से। प्राइवेट ही चल रहा है पूरा। तो प्राइवेट में ही क्या है कि भाई ये पब्लिक के इनविटेशन को क्या करती है, प्रोहिबिट मतलब करती है। सिक्योरिटी कंपनी की ना, जो पब्लिक है वो इस चीज को रोकता है। प्राइवेट कंपनी, हाँ, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज। एज पर सेक्शन अ पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच, तो जो प्राइवेट नहीं है, ये पहले भी हमने पढ़ लिया था, हैज ए मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, ये तो हट गया है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी not being a private company shall be deemed to a public company for the purpose of act even where such subsidiary company continue to be means। अब यहाँ पे सुनो, जैसे एसबीआई है, एसबीआई कैसी कंपनी है, बोलो। बिग कंपनी। Public. Public. पब्लिक। और एसबीआई लाइफ Public. है, हाँ पक्का वो सब, हाँ वो प्राइवेट सब्सिडरी है, है ना उसकी। सब्सिडरी है सर वो। तो यही बता रहे ना कि सब्सिडी जो है ना SBI की। कंपनी उसकी सब्सिडरी है उसको ये लिखा हुआ है where such subsidiary company continue to be a private company मीन्स ये प्राइवेट रहेगी तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक। मीन्स पब्लिक कंपनी की जो मेंबर कंपनी अगर प्राइवेट है तो भी हम उसको मेन कंपनी को क्या बोलेंगे, पब्लिक ही बोलेंगे। मीन्स इस कंपनी का बच्चा कुछ भी है तो ये कंपनी अपने आप में जिस स्टेटस की वैसे ही रहेगी, ठीक है। लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी अगर गवर्नमेंट है, किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी अगर गवर्नमेंट है तो वो कंपनी प्राइवेट ही रहेगी, मेन वाली, मतलब मेन कंपनी का जो स्टेटस है वही रहेगा, सिंपल बात है, ठीक है। सब्सक्राइबर ऑफ द एमओए डीम टू बी ए डायरेक्टर, तो जितने लोग भी मेमोरेंडम सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स आर डीम टू बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी until the directors are duly appointed in accordance with the act। जब तक स्पेशली डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे तो जो भी मेमोरेंडम में साइन करते हैं वो लोग क्या है, डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड प्रपोर्शन ऑफ दोज हु आर रिटायर बाय रोटेशन। अब इसमें जैसे राज्यसभा में होता है ना कि 1/3 मेंबर हर 2 सालों में रिटायर होते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम है इसका। Unless the article provide for the retirement of all the director at every AGM, at least 2/3 of the total director of a public company or a private company which is a subsidiary of public company have to be persons whose period of office is liable to determination by retirement by rotation, appointment by the company general meeting। At least 2/3 of the total number director have to be person whose period of the office is liable to determination by retirement by rotation। कोई बताओ तो जरा।
जिनका टर्म खत्म हो जाता है वो उसकी जगह जिसका टर्म बाय रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन दिया है ना, रोटेशन का कुछ रहता है क्या? मतलब या तो ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद उसे रीअपॉइंट कर रहे हैं क्या? डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन। कुछ सीट रोटेशन का होता है, कुछ परमानेंट होता है, मतलब कि कुछ एक महीने 1 साल के बाद वो वैकेंट हो जाना ही हो जाना है, और कुछ 4 साल के लिए रहता होगा। मुझे जो समझ में आया इसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि 2/3 डायरेक्टर तो क्या होते हैं, रिटायरमेंट और उसका रोटेशन पे उनका दोबारा से अपॉइंटमेंट होता है, और कुछ ऐसे हैं जो 1/3 जो कि डायरेक्टली क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। वही हम्म, ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा मेरे को। चलो, ascertainment of directors retiring by rotation and filling the vacancy, शायद इसमें कुछ समझ में आ जाएगा। The directors who are to retire by rotation at every AGM are those who have been longest in the office since their last appointment। अच्छा, जैसे मान लिया कुछ 6 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 11 ईयर, 14 ईयर के हो गए, तो उसमें क्या होगा, 2/3 डायरेक्टर जो लॉन्गेस्ट वाले हैं उनको रीअपॉइंट कर लिया। मान लिया इसमें 2/3 करेंगे तो 2/3 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। इन 4 को रिटायर करके क्या करेंगे, रीअपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, बट एज बिटवीन पर्सन्स हु बिकेम डायरेक्टर ऑन द सेम डे, दोज हु आर टू रिटायर इज टू बी डिटरमाइंड बाई लॉट्स। अच्छा, अगर मान लिया इसमें इतने लोग रिटायर हो रहे होते, 5 लोग, तो लेते कितने लोगों को, 4 को ही लेते। unless there is an agreement between them that who would retire, the retiring director can also be reappointed. This does not include the independent director। ये जो परमानेंट डायरेक्टर होते हैं उनकी बात कर रहा है। और जब रिटायरमेंट में सेम डे वाले ज्यादा निकल आए, हु बिकेम डायरेक्टर सेम डे, तो उसमें लॉट में किया आता है। दोज हु आर टू रिटायर इज टू बी डिटरमाइंड बाई लॉट्स, कि फर्स्ट लॉट में उनको ले लिया, अगली लॉट्स में दूसरे को लेंगे। दिस डज नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सर वो लॉट में कितना होगा उनका? लॉट में 2/3 का रखेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो इतने से समझने से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप। राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डाइट, मीन रिटायरिंग वाले को तो रीअपॉइंट कर रहे हैं, और पर्सन के लिए क्या है, every individual intending to be appointed as director of company shall make an application for the allotment of DIN, director identifier। ये DIN नंबर का मैंने जिक्र किया था ना एक बार, जल्दी से बताओ तो कब किया था मैंने? हाँ सर, किया था। प्रियंका गांधी। तो उसने बोला कोई आम आदमी अगर डायरेक्टर होना चाहेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को से DIN नंबर लेके आएगा पहले, ठीक है, और फीस देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 1 month अलॉटेड DIN दे देगी उसको। एनी पर्सन इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एट एनी जनरल मीटिंग
if not less than 14 days before the meeting he himself some other member intend to propose that person as a director gives a signed notice in writing of the company the person candidature for the office director along with the deposit of 1 lakh rupees or such higher amount which shall be refunded the person in case may be to the member. If the person proposed to get elected as a director get more than 25% of total valid votes cast either on show on hand और pull up. इसमें बताया है सबसे पहले आपको DIN नंबर लेना होगा DIN नंबर के बाद आपको एप्लीकेशन देनी होगी एप्लीकेशन में आपको 1 लाख रुपए देने होंगे और ये सब कुछ आपको AGM के कितने दिन पहले देना होगा 14 days पहले। मीटिंग से 14 दिन पहले देना होगा और आपको कोई अदर मेंबर क्या करेगा propose that person as a director. जैसे बोलता है he himself or some other member intends to propose that person of director gives a signed notice in writing मतलब अपने आप को या कोई और मेंबर आपको प्रपोज कर सकता है आप भी कर सकते हो खुद भी ठीक है और वो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट कर देगा या जो भी अमाउंट फिक्स किया होगा ठीक है विच शैल बी रिफंडेड टू सच पर्सन एज द केस में बी फॉर द मेंबर और मेंबरों के लिए जो भी इन्होंने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको वापस कर दिया जाएगा इफ पर्सन प्रपोज टू गेट इलेक्टेड एज डायरेक्टर तो वहां पर जब वो डायरेक्टर बनाएंगे इफ द पर्सन प्रपोज गेट्स इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर और गेट्स मोर देन 25% अगर उसे 25% से ज्यादा वोट वैलिड वोट जैसे मान लिया अगर 200 वोट पड़े वैलिड वोट पड़े 200 वैलिड वोट पड़े तो उसमें वो 25% वोट उसको पड़ने चाहिए और वो चाहे हाथ उठा के कर ले चाहे पोलिंग करा वो क्या बोलते हैं उसे पोलिंग करा ले मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बोल दिया 15 है लेकिन इंक्रीज करने के लिए क्या है सरकार चाहिए एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट डायरेक्टर बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इफ सच पावर एग्जिस्ट इन द आर्टिकल सच डायरेक्टर आर नोन एज द एडिशनल डायरेक्टर एंड दे होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल और जो एडिशनल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं सारे एडिशनल डायरेक्टर बीच में जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो नेक्स्ट AGM में क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी अमंग द डायरेक्टर कभी कभी कैजुअल वैकेंसी में तो इसने बोला हुआ चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो इन द ऑफिस अदर देन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म मींस बीच में देन सब्जेक्ट टू द आर्टिकल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन फिल द वैकेंसी एट मीटिंग ऑन द बोर्ड सच ए डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस अप टू द डेट विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस अब देखो इसमें क्या सुनो ABC 3 डायरेक्टर थे एक डायरेक्टर ने क्या कर दिया रिजाइन कर दिया ठीक है और इसका पीरियड था 2025 तक तो इसकी जगह जो भी आएगा हुज प्लेस तो ये जो बंदा आएगा तो उसको इतने समय तक क्या करा जाएगा वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ ही हैड कंटिन्यूड एज ए डायरेक्टर मतलब उसका समय जो माना जाएगा तब तक का माना जाएगा जब तक उस रिटायरमेंट वाले डायरेक्टर का था सेपरेट रिजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंट एवरी डायरेक्टर इन मीटिंग के लिए सेपरेट रिजोल्यूशन चाहिए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अ मोशन फॉर अपॉइंटमेंट of 2 or more persons as directors of the company by a single resolution shall not be moved unless a proposal to move such motion has first been agreed at the meeting without any vote casting against him. Means जब उसने बोला हुआ है कि सेपरेट रिजोल्यूशन लाया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 or more person as director by a single resolution shall not be moved मतलब उस रिजोल्यूशन को आप तभी आगे बढ़ाएंगे जब विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट अगर एक भी बंदे ने
उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया तो आप वो प्रपोजल सेपरेट रिजोल्यूशन नहीं लाओगे, ठीक है। A resolution moved in contravention of the same shall be void whether or not any objection was taken when it was moved. A motion of approving a person for appointment or for nominating a person of appointment as director shall be treated as motion of for his appointment. तो ये जब भी किसी डायरेक्टर को लाया जाता है तो उसको उस मोशन को बोलते हैं, उस मोशन को बोलते हैं मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट बोलते हैं। कंसेंट टू द कंपनी, case of every public company, every private company, every person proposed to be a candidate for the office of director must sign and furnish to the company his consent in writing to as director. This does not apply to director retiring by rotation. तो जो रोटेशन से रिटायर होके आ रहे हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं होता है कंपनी की कंसेंट करना। Who left at the office of the company and notice under section signifying his candidate of the office. कई बार क्या होता है, कोई डायरेक्टर अपना पोजीशन छोड़ते हैं नोटिस दे करके, तो उनके लिए भी कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती। कंसेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, तो जितने भी डायरेक्टर के वाले मामले होते हैं तो उनको 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट साइंस एंड फाइल्स द रजिस्ट्रार हिज कंसेंट। दिस डज नॉट अप्लाई द फॉलो, मतलब डायरेक्टर जब भी आप अपॉइंट करेंगे तो 30 दिनों के अंदर क्या करेंगे, आरओसी को आप नोटिस वो करेंगे, कंसेंट लेंगे उसकी। और किस कंडीशन में जरूरत नहीं होती, जब डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट होता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। इन एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर और ए पर्सन फिलिंग ए कैजुअल वैकेंसी, उसके लिए जरूरत नहीं है। अ पर्सन नेम्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंडर इट्स आर्टिकल और फर्स्ट रजिस्टर्ड, तो शुरुआत तौर पर कंपनी में जिन लोगों को डायरेक्टर किया गया था, तो अब मुझे क्रक्स में बताइए कि किस समय पर कंसेंट लेने की जरूरत होती है आरओसी से, जरा बताइए जल्दी से। जब 30 days files to the register his consent to act as a director. इनिशियली जब डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं 13 डेज में नहीं, उनको वो तो कह रहा है कि उसके लिए जरूरत नहीं है, कहता ना डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग। इनिशियल है तो भी जरूरत नहीं है, रोटेशन है तो भी जरूरत नहीं है, एडिशनल अल्टरनेट और कैजुअल वैकेंसी वाला है तो भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल है, अगर नॉर्मल डायरेक्टर कब अपॉइंट होते हैं, चलो अच्छा बताओ। कब अपॉइंट होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, ठीक है। केवल इनको छोड़ दो, एडिशनल अल्टरनेट और कैजुअल वाला, इनके लिए आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट एजीएम में क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर, whole time the company, no company can appoint or reappoint any person as its managing director, whole time director or manager of the term exceeding 5 years at a time. तो whole time नहीं हो सकता और 5 साल से ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा उसे, रिटायर होना पड़ेगा, और रिटायर होने के बाद रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं बहुत देर से एक बात को सोच रहा था कि ये रिटायरमेंट की बात क्यों ला रहा है, वो यहां जस्टिफाइड हुई। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। उन्हें अगर होल टाइम रखना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, उनको रिटायर एंड रीअपॉइंट रीअपॉइंटमेंट करते जाओ अगर आपको अच्छा आदमी लग रहा है तो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी। और एक बात और बोल दी इसने कि उसका एक्सपायरी का टर्म
से 1 साल पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे आप उसका। मीन्स अगर मान लिया किसी को 2025 में रिटायर होना है तो आप उसको 2022 में क्या नहीं कर सकते, रीअपॉइंट। रीअपॉइंट नहीं रिटायर कर लेटर सर। सकते। ठीक है। क्वालिफिकेशन शेयर, डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड सर्टेन शेयर्स, उसके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा आप पे, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी। देयर आर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर विच, मीन्स किस कंडीशन में उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ही हैज बीन फाउंड फॉर अनसाउंड माइंड वाला, और अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो जाए वो, और कोर्ट ने उसे कन्विक्टेड किया हो, ठीक है, मोरल टर्पिट्यूड का, ठीक है, एंड सेंटेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ, और से जेल हो गई हो। ही हैज नॉट पेड कॉल मनी ऑन हिज शेयर्स, वो अपने शेयर्स का पैसा समय से नहीं दे पाया हो, तो इतने लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, डायरेक्टरशिप, नो पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल होल्ड ऑफिस द डायरेक्टर फॉर मोर देन 20 कंपनी। अब ये वाली बात आ गई, यहाँ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नहीं है, क्या है ये, डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप मीन्स एक आदमी कितने जगह डायरेक्टर हो सकता है। उसने बोला 20 से ज्यादा कंपनियों में सेम टाइम में डायरेक्टर नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। अब यहाँ पे क्या बोला, किसी पब्लिक कंपनी में कितने बोला मैक्सिमम उसने एक बार में, 10। 10, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज नहीं, ये कह रहा है कि पब्लिक टोटल में कंपनीज 20 कितनी हो सकती हैं उसमें, 10 होगा। 10। मीन्स 20 रहेंगी पूरी, उसमें से जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी नॉट मोर देन 10, ठीक है, यानी लेस देन और इक्वल टू 10 हो सकती है। पब्लिक कंपनी की अगर लिमिट है तो कितनी है, 10, और ओवरऑल कंपनियों की लिमिट है तो वो कितनी है, 20। ठीक है। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, कब वो छोड़ सकता है, या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या एब्सेंट कर ले सारी मीटिंग्स में ड्यूरिंग लास्ट 12 महीने में जितनी मीटिंग हुई हैं, और बिना छुट्टी के वो नहीं आता है, तो उसे हम क्या करेंगे, मतलब वो वैकेट कर दें। वैकेट कर देंगे। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द, जैसे प्रोविजन में लिखा हुआ उसके अलावा कोई अपोजिट में काम कर दे। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट in any contract or arrangement of which directly or indirectly interested in contravention of the provision of 184, कि वो कोई ऐसा किसी चीज में फेल हो जाए, किसी चीज को डिस्क्लोज करने में, या अपना लगाव, कहता मेरे को मजा नहीं आ रहा इस कंपनी के साथ, ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड, कोर्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर दे, उसे कहीं कन्विक्शन हो जाए मोरल टर्पेटाइट का, ठीक है, और उसे सेंटेंस हुआ हो फॉर नॉट लेस देन 6, अगर उसे 2 महीने का हुआ है तो चलेगा, लेकिन 6 महीने का हुआ है तो नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इवन इफ ही हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट। और एक बात और बोल दी इसने कि अगर उसको वैकेट किया हुआ है और उसने अपील भी कर रखी है तो भी नहीं लेंगे। इवन इफ ही हैज फाइल्ड एन अपील, मतलब कोर्ट में अपील करने से भी नहीं आ सकता हो, या तो कोर्ट परमिट करे उसे, और ही इज रिमूव्ड, उसको रिमूव किया गया है, हैविंग बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ एनी ऑफिस अदर एम्प्लॉयमेंट इन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस, किसी भी तरफ से उसे मना कर दिया हो कि वो अब इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं रखता। अ कंपनी कैन रिमूव डायरेक्टर इवन बिफोर द एक्सपायरी हिज पीरियड नॉट बीइंग ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को नहीं निकाल सकते आप, ठीक है,
और एक पॉइंट और आया, उनको निकालने के लिए कैसा रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। और एडिशनल डायरेक्टर को लाने के लिए कैसा लाना पड़ेगा? सर इसमें सर्टेन पावर कैन बी, अप्लाई वाला पॉइंट क्या था? वो अपील वाला, सॉरी। अपील वाला पॉइंट ये था कि मान लिया किसी को निकाल दिया आपने और वो कोर्ट चला गया, और कोर्ट में ये कहता है कि मैंने अपील कर रखी है अपनी कि मुझे मत निकालो, ठीक है, तो ऐसे आदमी को भी रखेंगे नहीं। मीन्स जिसका नहीं। मामला कोर्ट में चल रहा है उसको भी नहीं रखना है आपको। ओके सर। सर्टेन पावर्स कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड मीटिंग में क्या क्या होती है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द जनरल पावर्स to do all the acts behalf of the company, but certain power can be exercised only on the meeting। मतलब उसे पावर तो बहुत है, लेकिन कुछ पावर उसे कहाँ पे आती है? जब मीटिंग होती है। नॉट बाय सर्कुलेटिंग पेपर्स अमंग द डायरेक्टर। मीन्स सिंपल वो पेपर चिट्ठी लिख के नहीं कह सकता, कुछ चीजों के लिए उसको मीटिंग में ही बोलना पड़ता है, ठीक है, और उसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। दीज आर सम सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। कौन कौन से? जैसे मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड। अनपेड मनी को कॉल करने के लिए उसको स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ती है। डिबेंचर इशू करने के लिए, बोरो मनी करने के लिए, कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करने के लिए, लोन देने के लिए, और किसी पर्टिकुलर बाईबैक को ऑथराइज करने के लिए उसे बोर्ड की मीटिंग बुलाता है, तभी वो ये पावर का इस्तेमाल कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज ए सब्सिडी ऑफ ए कंपनी ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग। उसमें क्या बोलता है? डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अगर उसे कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की अंडरटेकिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, पहले वो रिजोल्यूशन पास करेगा तब ये काम करेगा। दूसरा, रेमिट और गिव टाइम फॉर रिपेमेंट एनी डेट ड्यू टू बाय डायरेक्टर और continuance of advance made by the banking company to its director। इनके लिए भी जनरल मीटिंग में क्या लाना पड़ेगा उसे? वो लाना पड़ेगा प्रस्ताव। जब तक वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक उसको उस पावर की क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। इन्वेस्ट अदरवाइज इंटरेस्ट सिक्योरिटीज the amount of compensation received by the company in respect of the compulsory acquisition। अगर कोई कंपनी किसी का एक्वायर करती है किसी कंपनी को, तो उस मामले में भी बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है। बोरो मनी, कंट्रीब्यूट टू चैरिटेबल एंड अदर फंड में और टू ए बिजनेस ऑफ द कंपनी वेलफेयर नॉट मोर देन 50,000 और 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 महीने। मीन्स अगर 50,000 तक वो कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा कर रही है तो उसे बोर्ड की रिजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी, या लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट का 5%, दोनों में से कुछ भी अगर वो ज्यादा डोनेट करना चाह रही है चैरिटेबल उसके लिए, तो उसको बोर्ड का रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। लोन टू डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा नहीं देगी, ठीक है, और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी any other person in whom director is interested। However, any loan guarantee given by the company to its wholly owned subsidiary, a guarantee extended to its subsidiary means अगर वो, वैसे तो उसने मना कर दिया कि लोन डायरेक्टर को नहीं देंगे,
ठीक है, लेकिन अगर उसकी कोई होली ओन्ड सब्सिडरी उसको कुछ लोन दे रही है या उसकी गारंटी दे रही है तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया। इस पॉइंट को जरा बताओ तो क्या बोला है। बोलो। मतलब सर ये कह रहा है क्या कि जो कंपनी है उसकी होली ओन कोई सब्सिडरी है वो इसको लोन कर सकती है? हाँ, ये कह रहा है, वो कह रहा है उसकी सब्सिडी कंपनी कोई लोन देती है तो कुछ से कोई आपत्ति नहीं है, और सब्सिडी कंपनी को गारंटी देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुद कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन भी नहीं देगी और अपनी उसके लिए क्या नहीं करेगी, गारंटी भी नहीं देगी। कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर कहता है ये जी मेरा भाई है इसके साथ कर लो, तो उसने बोला हुआ एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ रिजोल्यूशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब नो कंपनी सेल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मींस बोर्ड अगर कहेगा, ये लिखा हुआ ना, रिलेटेड पार्टी टू ए डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, a key managerial person or his relative firm in which director, manager or his relative partner, or private company in which director, manager, member of that, ऐसी किसी कंपनी के साथ भी वो कोई भी डील नहीं करेगी जिसमें वो डायरेक्टर किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो उसकी कंपनी हो, किसी थर्ड पार्टी की हो, चाहे उसके रिलेटिव की हो, या उसमें कोई मैनेजर जो खास मैनेजर है उसके कोई जानने वाला हो, ऐसे लोगों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगी। ठीक है। A public company in which a director or manager is a director or hold along with his relative more than 2%, यानी जिस कंपनी में, एक तो उसने बोला उसकी रिलेशन की बात बोली, एक ऐसा बोला जैसे मान लिया ए कंपनी है और बी कंपनी है, इसका एक डायरेक्टर है D1 और इसकी यहां स्टेक होल्डिंग 4% की है, तो ए कंपनी बी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई? एक बार और बताइए सर। मतलब अगर बी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर 2% से ज्यादा की स्टेक होल्डिंग रखता है, ठीक है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का, तो उस कंपनी के साथ भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर MD unless on professional capacity of any person whose advice, direction, instruction, director, manager is accustomed to act accordance with the advice, director, instruction, director, manager holding और सिंपल सी बात में अगर मैं कहूँ कि ये जिस भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा उस कंपनी में किसी भी डायरेक्टर का किसी भी तरह से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर ड्यूरिंग ओरिजिनल डायरेक्टर एब्सेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 महीने तक किसी डायरेक्टर के प्लेस में एक अल्टरनेट डायरेक्टर को रखा जा सकता है। ठीक है। इन विच मीटिंग ऑफ द बोर्ड आर ऑर्डिनरी हेल्ड, द आर्टिकल ऑफ शेयर रिजोल्यूशन हैव ऑथराइज्ड टू डायरेक्टर टू मेक सच अपॉइंटमेंट, अल्टरनेट डायरेक्टर वैकेट द ऑफिस विद द ओरिजिनल डायरेक्टर, जब वो वापस आ जाएगा तो उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, मैनेजिंग होल टाइम who are manager eligible to compensation loss of the office or if they are removed from the directorship except in the case of like they were
guilty fraud, the removal of consequences from amalgamation company, no compensation payable on the takeover of the management of the securitization act. अगर ARC किसी कंपनी का चार्ज ले ले और उस कंपनी को चलाने में नुकसान हो जाए तो डायरेक्टर को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बंदा उसको निकाल दे, रिमूव कर दे और बिना किसी गिल्टी और फ्रॉड के, उस कंडीशन में उसको कंपनसेशन मिलेगा। दो बात, अगर ARC कंपनी का टेक ओवर करती है तो नहीं मिलेगा, किसी और कारणों से अमलगमेशन होता है कंपनी का तो कंपनसेशन मिलता है। सिमिलरली देयर इज नो कंपनसेशन अंडर द BR एक्ट। फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वी हैव समराइज द केस लॉ। कुछ केस लॉ है DRT में, देखो। एडजुडिकेशन अंडर द DRT एक्ट इज एक्सक्लूसिव एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज आउटस्टेड। मीन्स यहाँ पर अच्छा, ये कह रहा है कि कंपनी लॉ कोड जो है, क्लैट बोलते हैं इसको, और DRT, इसकी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे इसने बोला हुआ DRT का ज्यूरिसडिक्शन अलग है सिविल कोर्ट या कंपनी कोर्ट से। DRT proceeding cannot be stayed by the company court, nor proceeding can transfer to the company court। मतलब DRT एक तरह से सुपरसीड कर रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ DRT एक्ट ओवरराइड द कंपनी एक्ट, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी रिलीज अंडर DRT एक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बैंक अंडर क्रेडिटर when no winding up of the order is passed against the company, priority to be decided subject to the principle of underlying CPC and principle of mutual justice। CPC mention about ratable distribution of the sale proceed of the execution among the decree holder। कुछ छोड़ दो, इम्पोर्टेंट वगैरह नहीं है। DRT is special law, it override company law, leave of company court under the section not necessary, not could be sued transfer the company। एक क्रक्स इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि DRT कोर्ट सिविल कोर्ट और कौन से कोर्ट से ऊपर है ये बता दो आप। चलो, DRT कोर्ट सिविल कोर्ट और किससे ऊपर है? कंपनी कोर्ट और कंपनी लॉ में क्लैट बोलते हैं इसको, ठीक ठीक है। और सिविल कोर्ट, इन दोनों से ऊपर कौन सा कोर्ट है? DRT। DRT के किसी भी कोर्ट को वो स्टे नहीं कर सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर DRT का प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं अवेलेबल है तो इसके कोर्ट केस कौन सुनता है? हाई कोर्ट। DRT। हाँ, अगर उसका वो नहीं है ना, छुट्टी पे है या वहां पे अपॉइंट नहीं है जज, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में कौन सुनता है? DRT का चेयरपर्सन। नहीं, वो नहीं है वहां पे, अच्छा, तो हाई कोर्ट। कौन सुनता है? अगर DRT के कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। उस कंडीशन में ये जो सब चीज सुननी जाती है वो कहाँ सुनी जाएगी? हाई कोर्ट में, ठीक है। चलो, तो कंपनी वाले शायद मेरे ख्याल से सारे चैप्टर हो गए, ठीक है। और कल हमारा थर्सडे है ना, कल थर्सडे है, चलो कोशिश करते हैं, कल थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या कर ले, इसको निपटा दें शायद, ठीक है। क्योंकि शुक्रवार और शनिवार हम लोग कंसंट्रेट करेंगे किसमें? मैराथन में। वो मैराथन तो चल ही रही है हमारी, ये सी मॉड्यूल। मॉड्यूल बी, सी में, ठीक है। कुछ टाइम मिला तो बी में भी एक आध देख लेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन उसके बाद हो जाएगी सी मॉड्यूल में।
ठीक है, आप लोगों को जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर देख पाओ, समय मिले तो देख लेना।